हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए। सारंग विला में विकल्प का कमरा। वर्षा कमरे के अंदर आती है तो विकल्प कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर तेज कदम से वर्षा के बाजू को कस कर पकड़ उसे अपनी तरफ मोड़ कर बोला, समझती क्या हो तुम अपने आप को। वर्षा विकल्प से अपना हाथ छोड़ा, शांत नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने कुछ गलत कहा? हाँ, तुमने गलत कहा। वो आप ही घर का छोटा बेटा है। विकल्प ने वर्षा को घूरते हुए कहा, जिसे सुन वर्षा उसे देखते हुए बोली, छोटा बेटा है तो क्या उसे बिगाड़ कर रखोगे? 22 साल का हो चुका है, वो दूध पीता छोटा बच्चा नहीं है। ये सुनकर विकल्प अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या उसके खर्चे तुम उठा रही हो? नहीं, हम भाई उठा रहे हैं ना। तो तुम्हें क्यों दिक्कत है? वर्षा विकल्प की बात पर बोली, चलो अच्छी बात है, मैं दोबारा से कभी नहीं बोलूँगी। विकल्प एक गहरी सांस भरकर वर्षा की आंखों में आंखें डालकर बोला, एक बात हमेशा याद रखना वर्षा, चाहे तुमसे कितना भी प्यार करूं, लेकिन हम भाइयों के बीच में बोलने का हक ना हम अपनी बीवियों को देते हैं और ना गर्लफ्रेंड को। इसलिए दोबारा कभी मत करना। वर्षा अपना सिर हिलाते हुए बोली, ऑफ कोर्स, लेकिन एक वो दिन जरूर आएगा जब सब उसे कामचोर कहेंगे। उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं गलत नहीं थी, क्योंकि लोग उन्हें पसंद करते हैं जो खुद में काम करने का दम रखते हैं। दूसरों के ऊपर डिपेंड रहकर दमदार बनने का कोई फायदा नहीं होता। इतना कहकर वर्षा कपड़े उतारते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। विकल्प उसे जाता हुआ देखकर बोला, वो दिन कभी नहीं आएगा। इधर महक कमरे में आती है तो देखते ही अव्यक्त सो चुका था और मृत्युंजय फ्रेश होकर अपना लैपटॉप लिए सोफे पर बैठा काम कर रहा था। महक मृत्युंजय की तरफ देख के गहरी सांस भरकर कॉफ़ी पिलाते हुए बोली, आपकी कॉफ़ी मैंने ऑफिस में पी ली थी, मुझे ज़रूरत नहीं है, ले जाओ इसे वापस। मृत्युंजय ने रूढ़ आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर महक ज़बरदस्ती की मुस्कान लिए कॉफ़ी का ट्रे कॉफ़ी टेबल पर रख मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, मुझे नहीं खाना है। मृत्युंजय ने महक को इग्नोर करते हुए कहा, जिसे देखकर महक मृत्युंजय के सामने आ उसके चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोली, मैंने आपके लिए नूडल्स बनाया है। मृत्युंजय महक की आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे नहीं खाना। महक मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मृत्युंजय जी। मृत्युंजय महक की मासूमियत भरी आवाज़ पर उसकी तरफ घूर कर देखने लगा, जिस पर महक उसके गाल को पकड़कर खींचते हुए बोली, सॉरी, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मृत्युंजय महक के हाथ को अपने गाल से हटाते हुए बोला, सॉरी, लेकिन तुमने देरी कर दी। जिसे सुनकर महक अपनी आंखें छोटी करके बोली, इसका मतलब अब आप नहीं मानने वाले? बिल्कुल नहीं मानने वाला। मृत्युंजय ने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर महक अब उसके हाथ से लैपटॉप छीन कर बोली, मैं इसे पटक दूंगी। देखो महक, उसमें मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं और मैं अभी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मृत्युंजय ने महक को घूरते हुए कहा, जिसे देखकर महक जिद करते हुए बोली, आपने अब तक सिर्फ समझदार महक को देखा है, बिल्कुल गलत है। मैंने एक बेवकूफ़ और डफर महक को भी देखा है। मृत्युंजय ने जवाब दिया, जिसे सुनकर महक अपने दांत पीसते हुए बोली, आप मुझे डफर कह रहे हो? नहीं, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ भी कह रहा हूँ। मृत्युंजय हाथ बांधते हुए कहा, जिसे सुनकर महक लैपटॉप को जमीन पर पटक देती है। जिसे देखकर मृत्युंजय एक गहरी सांस भर गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, देखो अभी सो रहा है, तमाशा मत करो। महक लैपटॉप को एक नज़र देखने के बाद मृत्युंजय को घूरते हुए कॉफ़ी की तरफ इशारा करके बोली, मैंने कहा था ना, नीचे मैं आपके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, तब तो कहा था ठीक है, और अब पीने में मौत आ रही है। मृत्युंजय अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, ओह रियली, तुम्हें समझना चाहिए था ना कि मैं घर वालों के सामने हमारे झगड़े को नहीं लाना चाहता, इसलिए बस हाँ कहा था। महक मुंह फुलाते हुए सोफे पर बैठ जाती है। जिसे एक नज़र मृत्युंजय देखने के बाद उठकर जाने लगता है तो उसे महक के सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। मृत्युंजय उसके सिसकने की आवाज़ सुनकर रुक जाता है और दराज से टिश्यू पेपर लाकर कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए कहता है, आंसू बहे तो पूछ लेना। महक सिर उठाकर नम आंखों से मृत्युंजय को देखते हुए बोले, आप मुझसे प्यार नहीं करते? जिसे सुनकर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना, अब आप मुझसे प्यार नहीं करते। महक ने रोते हुए कहा। महक का रोने की आवाज़ सुनकर अव्यक्त उठ जाता है और वो भी रोने लगता है। मृत्युंजय महक और अव्यक्त दोनों की तरफ देखते हुए फ्रस्ट्रेशन में बोला, यार दोनों माँ बेटे एक नंबर के रोंदू हैं। महक रोते रोते जाकर अव्यक्त को उठा लेते और उसे झुलाते हुए शिकायती आवाज़ में कहती है, अभी अब हम यहाँ से चले जाएंगे। आपके पापा आपके प्यार नहीं करते हैं, हम आपके मामू के घर चले जाएंगे। यह सुनकर मृत्युंजय फ्रस्ट्रेट होकर बोला, तुम हर बार मुझे मायका चले जाने की धमकी क्यों देती हो? देखो अभी तुम्हारे पापा कैसे चिल्ला रहे हैं मुझ पर, पहले ऐसे नहीं थे, अब बिगड़ गए हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं।
तुम्हारे पापा। महक ने रोते हुए अव्यक्त से शिकायत करते हुए कहा। मृत्युंजय गहरी सांस भर कर महक के पास आ उसे गले लगाते हुए बोली, सॉरी 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 मेरी गुलाबो, मैं आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, पक्का तुमसे झगड़ा नहीं करूँ। महक मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, सच में झगड़ा नहीं करेंगे मुझसे और बिना मेरे मूड के मेरे करीब नहीं आएंगे? अब तुम कहो तो मैं भी तुम्हारा मूड बना देता हूँ। मृत्युंजय ने शरारत में महक के करीब आते हुए, जिसे देखकर महक मृत्युंजय के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं, अभी को हमें चुप कराना है। जिसे सुनकर मृत्युंजय अव्यक्त को अपनी गोद में लेते हुए महक से बोला, तुम मेरे नूडल्स लेकर आओ, तब तक मैं इसे चुप करवाता हूँ। महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, आप नीचे जाकर नहीं ला सकते, खुद खाना है ना, और मेरे बेटे को भूख लगी है, आप नहीं देख रहे हो? महक के बाद में मृत्युंजय अव्यक्त की तरफ देखता है तो जो कि अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए महक के पास जाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखते हुए मृत्युंजय अव्यक्त को महक के गोद में देकर बोला, ठीक है मैं ले आता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। इधर वैशाली किचन में रोटी सेक रहे थे और उसके बगल में आरू खरी सब्जी बना रहे थे। आरू सब्जी बनाते हुए वैशाली की तरफ देख कर बोली, वैशाली दीदी, आपसे एक बात पूछो? एक क्यों, 1000 बात पूछो, हमको पता होगा तो हम बताएंगे तुमको। वैशाली ने रोटी पलटते हुए कहा, जिसे सुनकर आरू हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, आपको अमृत भैया से प्यार कैसे हुआ था? वैशाली आरू के सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए बोले, हमको पसंद तो पहले नज़र में आ गया था, लेकिन भाव खाते हैं ना लौंडे लोग, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा उसको। आरू वैशाली की बात सुनकर बोली, मैंने सुना था मृत्युंजय भैया और महक दीदी की शादी काफ़ी अटपटी थी। हमने भी सुना था कि बड़का भैया ने दीदी से ज़बरदस्ती शादी की थी और दीदी को काफ़ी बेइज्जत किया था, लेकिन दीदी ने अपने स्वभाव से भैया को बदल दिया। वैशाली ने जवाब दिया, जिसे सुनकर आरू हैरानी से वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, ज़बरदस्ती की थी तो दीदी उनके साथ क्यों है? वैशाली हल्का सा मुस्कुरा कर आरू के सिर को थपथपा कर बोली, हम तुमको एक बात बताते हैं, बड़का भैया दिल के बुरे नहीं हैं। जिस वक्त उनकी और दीदी की शादी हुई थी, हमारी जो ननद है ना, मंडप छोड़कर भाग गई थी और हाँ, सारा इल्ज़ाम आ गया था सिद्धू पर, और वही गुस्से में भैया ने दीदी के साथ बदतमीजी की थी, लेकिन बाद में माफ़ी भी मांगी और अब देखो उनका छोटा सा लल्ला है। आरो वैशाली के बात सुन कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन भैया ने दीदी के साथ बदतमीजी की थी ना। आरो, जब रिश्ते जो थोड़े से स्वभाव में बदलने लगे तो तुमको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम दोनों लोग अपने ईगो के चलते सिर नहीं झुकाएंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। तो दो लोगों में किसी एक को तो समझदार होना पड़ता है ना। दीदी को पता था बागर बिल्ला भैया एक नंबर का बागर बिल्ला है, उहे लिए वो प्यारी बिल्ली मौसी की तरह उनका संभालती है। जैसे हमारे रिश्ते में ले लो, हम गुस्सैल है, हमारा पति उतना ही शांत है और रहेगा, काहे नहीं रहेगा तो हम उसको रोज़ मारेंगे, इसलिए बेचारा चुप रहता है। वैशाली ने खुद की बखान करते हुए कहा। दरवाजे पर खड़ा मृत्युंजय वैशाली की बात सुनकर बोला, अच्छा तो तुम इस तरीके से मेरी तारीफ और बुराई साथ में करती हो? मृत्युंजय की आवाज़ पर वैशाली मुड़कर उसकी तरफ देखते बोले, आप काहे जासूसों की तरह हम औरतों की बातें सुन रहे हो? वैसे यहाँ पर औरत है कौन? मृत्युंजय ने अंदर आते हुए पूछा, जिसके जवाब में वैशाली अपने और आरू की तरफ इशारा करते हुए बोले, हम और हमारी बहन आरू, हम दोनों औरत हैं। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, मुझे लगा था जंगल से छूटकर भागा हुआ कोई लंगूरी है जो हमारे घर में आकर रह गई है। ये सुनकर वैशाली तवे की तरफ दिखाते हुए गुस्से से, हम बता रहे हैं, हम इसको आपके मुंह पर मार देंगे, फिर जाकर करते रहना शिकायत दीदी से, हम निपट लेंगे। जिस पर मृत्युंजय वैशाली के सिर पर टपली मारते हुए बोला, शिकायती पुड़िया, बताओ वैसे मेरी बीवी ने जो नूडल्स बनाया है मेरे लिए, वो कहाँ है? वैशाली दांत दिखाते हुए बोली, हम नहीं बताएंगे, आपने हमको मारा ना, हमको लंगूरी कहा, शिकायती पुड़िया कहा, जब तक सॉरी नहीं कहेंगे हम नहीं बताएंगे। मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोले, देखो वैशाली, कुछ घंटे बाद हम सबको डिनर करना है, मुझे जल्दी से खाकर उसे हजम करना है ताकि मैं सबके साथ डिनर कर सकूँ, इसलिए बताओ कहाँ है? वैशाली अपना सिर नहीं में हिलाते बोले, हम तो बताएंगे ही नहीं। मृत्युंजय वैशाली को घूरते हुए आरू की तरफ देख कर बोला, कहाँ पर रखा है? आरू एक नज़र वैशाली को देखने के बाद मृत्युंजय से बोली, भैया मुझे नहीं पता। तभी शिवांश बाउल लाकर वैशाली के सामने रख कर बोली, आंटी बाउल। मृत्युंजय बाउल देकर वैशाली को घूरते हुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरी बीवी का मेरे लिए बनाया गया नूडल्स किसी और को बांट दिया?
तुम कितनी जलनखोर औरत हो। वैशाली कपट खोलकर उसमें से नूडल्स लाकर बाउल को निकाल स्लैब पर पटकते हुए बोले, आपका नूडल हम नहीं खाए हैं। जलनखोर औरत, आप हो बागर बिल्ले। मृत्युंजय चमकती आंखों से नूडल्स देकर उसे उठा लेता और वैशाली को घूरते हुए कहता, जंगल सफारी से छूटकर भागी हुई लंगूरी। इतना कहकर मृत्युंजय नूडल खाने के लिए उठाता है और तो वैशाली कहते, हमको वैसे भी ये नूडल्स पसंद नहीं है, एकदम केंचुआ जैसा लगता है हमको देखकर, भैया कहीं जिंदा होकर चलने न लग जाए। मृत्युंजय वैशाली की बात सुन उसे बुरी तरीके से घूरते हुए वहाँ से जाते हुए बोला, तुम झूठ बोल रही हो। इतना कहकर वो नूडल्स के बाउल लेकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वैशाली मुस्कुराते हुए उसे जाता हुआ देखने के बाद शिवांश की तरफ देखकर बोली, शिव, तुम्हारे लिए हमने कमरा रेडी करवा दिया है। शिवांश वैशाली की बात पर बोला, ओके। वैशाली मुस्कुराते हुए फिर से अपना काम करने लगती है। वीर का अपार्टमेंट। मिस्टर गोयनका खुशहाली की तरफ देखते हुए बोले, अपने डैड को अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? खुशहाली अपना सिर हिलाते हुए कुर्सी से उठकर बोले, अंदर आइए। मिस्टर गोयनका अंदर आकर खुशहाली की तरफ देखते हुए बोली, बैठ जाओ, वैसे भी तुम्हें इस हालत में ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। खुशहाली मिस्टर गोयनका की बात सुनकर बोली, मैं ठीक हूँ, आप बैठिए ना। ये कहते हुए खुशहाली सोफे की तरफ इशारा करती है। वीर मिस्टर गोयनका को देख खुशहाली की तरफ देखकर बोला, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। मिस्टर गोयनका वीर की बात पर बोले, नहीं नहीं, मैं चाय पीने नहीं आया हूँ, मुझे तो बात करनी थी तुम दोनों से। मिस्टर गोयनका के बात पर वीर के जाते हुए कदम रुक गए और वो पलट कर मिस्टर गोयनका की तरफ देखते हुए बोला, बात करनी थी? मिस्टर गोयनका अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, बात करनी थी। मिस्टर गोयनका के बाद वीर और खुशहाली उनके सामने वाले कुर्सी पर बैठ गए थे। मिस्टर गोयनका ने उन दोनों को देखते हुए बोले, शादी कर ली दोनों ने? वीर मिस्टर गोयनका के बाद बोले, अभी हमने इस बारे में सोचा नहीं है। मिस्टर गोयनका वीर की बात सुनकर बोले, तुम दोनों साथ में 8 महीना होने वाला है और अभी तक इस बारे में सोचा नहीं, काफ़ी अजीब लगता है। या शादी नहीं करना चाहते खुशहाली से? एक तरीके से वो वीर को ताने दे रहे थे, जिसे महसूस करते हुए खुशहाली मिस्टर गोयनका से बोली, नहीं डैडा, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। खुशहाली की बात सुनकर मिस्टर गोयनका वीर की तरफ देखते हुए बोले, मैंने सुना तुम्हारी फैमिली के बारे में, और वो अब तुम बनारस के एमएलए बन चुके हैं और जितने भी तुम्हारे परिवार के दुश्मन थे सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं। जिसे सुनकर वीर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, जी नहीं, मेरे कोई दुश्मन नहीं, और जो भी थे अब वो रास्ते में नहीं है। मिस्टर गोयनका वीर की बात पर बोले, ठीक है, बाप हूँ ना, इसलिए बेटी को देखे बगैर रहा नहीं गया। मुझे अच्छा लगा कि वो खुश है तुम्हारे साथ। खुशहाली मिस्टर गोयनका के बात पर हल्का सा हंस कर बोले, हाँ हाँ हाँ, आप मजाक काफ़ी अच्छा कर लेते हैं डैड। वैसे प्रीति और मिसेज गोयनका कैसी है? जिसे सुनकर मिस्टर गोयनका अपने हाथ को आपस में मलते हुए, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, यही मैं सोच रही थी कि आप बिना किसी फ़ायदे के यहाँ पर तो नहीं आ सकते, तो कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? खुशहाली ने मुस्कुराते हुए कहा। खुशहाली की आवाज़ में एक तंज को महसूस कर मिस्टर गोयनका थोड़ी नाराज़गी से बोले, खुशहाली, मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया लिखाया और तुम्हें एक काबिल वकील बनाया। अब मुझे तुमसे कुछ काम है, तो तुम इस तरीके से मुझे ताने नहीं मार सकती। खुशहाली मिस्टर गोयनका के बात पर बोली, आप मुझे एहसान गिना रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, मैं अपनी मॉम की जायदाद से पली बड़ी हूँ। आपके 1 रुपया भी मुझ पर खर्च नहीं हुए हैं, तो सीधा पॉइंट पर लिए एहसान मत गिनाइए। वीर उन दोनों के बाप बेटी के बीच में तनाव को देख पा रहा था, लेकिन वो उनके बीच में कुछ नहीं कहते हुए शांत रहना ज़्यादा बेहतर समझता है। वहीं मिस्टर गोयनका खुशहाली से सीधा पॉइंट पर आने पर बोले, दरअसल हाल में जिस ड्रिंक कंपनी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उस कंपनी के ड्रिंक में कुछ हानिकारक पदार्थ मिले हैं, जिस कारण इसका दबाव हमारी कंपनी के रेपुटेशन पर पड़ रहा है और केस हो चुका है। मुझे बस ये कहना था कि क्या तुम यूँ केस हमारे लिए लड़ोगे? मिस्टर गोयनका की बात सुनकर खुशहाली बोली, अगर ये फूड पॉइजनिंग का केस है तो आप जाकर उस आदमी से बात कीजिए जिसने ये केस दर्ज किया है, और बात कीजिए रिसर्च टीम से कि वो एक सीधा सा उपाय ढूंढे मेरे पास क्यों आए। मिस्टर गोयनका खुशहाली की बात सुनकर बोले, क्योंकि केस हमारे हाथ से निकल चुका है और इसे सिर्फ तुम ही हमारे लिए कुछ भी करके बचा सकती।
खुशहाली मिस्टर गोयनका की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोली, आप कहना चाहते हैं कि मैं झूठी गवाही पेश करूं? क्या आपने इस बारे में सोचा है कि उस नकली ड्रिंक के कारण कितने लोगों की जान जा सकती है? मिस्टर गोयनका खुशहाली की बात पर थोड़े गुस्से से बोले, वो ड्रिंक नकली नहीं है, उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगे कीमत मिलेगी। मुझे बस ये केस जीतना है। फिर इन दोनों के तनाव के बीच में आते हुए मिस्टर गोयनका से बोला, आई एम सॉरी मिस्टर गोयनका, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन खुशहाली ये केस नहीं लड़ेगी क्योंकि मैं उसे स्ट्रेस लेने की इजाज़त नहीं देता। इससे मेरे बच्चे को दिक्कत होगी। मिस्टर गोयनका वीर की बात पर बोले, तुम बीच में मत बोलो, ये मेरे और मेरी बेटी के बीच की बात है। खुशहाली वीर के हाथ को पकड़ते हुए बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वीर अपना सिर हिला मिस्टर गोयनका की तरफ देखते हुए बोला, आप कोई और वकील देख लीजिए, खुशहाली ये केस नहीं लड़ेगी और वैसे भी वो तो छुट्टी पर है। मिस्टर गोयनका उन दोनों के इनडायरेक्टली वहाँ से चले जाने के इशारे को महसूस करते हुए सोफे से खड़े हो खटास भरी नज़रों से खुशहाली की तरफ देख कर बोले, तुम्हें अपने पिता की बेइज्जती करने का खामियाजा बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते। उनके जाने के बाद वीर दरवाज़ा बंद कर खुशहाली की तरफ देखते हुए बोला, अब रिलैक्स होकर उनके बारे में सोचना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देता हूँ। खुशहाली अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। जिसे सुनकर वीर बोला, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, चलो आराम कर लो, वैसे भी रात होने वाली है, डिनर की तैयारी करनी पड़ेगी। खुशहाली वीर की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे कुछ खट्टा सा खाने का मन कर रहा है, मसालेदार। वीर कुछ पल सोचने के बाद बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मटर पनीर बनाता हूँ। खुशहाली अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी बनाना। वीर अपना सिर हिला एप्रन पहनते हुए किचन की तरफ चला जाता है और खुशहाली वहीं डाइनिंग सोफे पर जाकर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।